भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश मम्मटकृत और प्रथम उल्लास समाप्त हो गया, 5-6 भेद हुए होंगे। द्वितीय उल्लास समाप्त हो गया, तृतीय उल्लास समाप्त हो गया, चतुर्थ उल्लास कल समाप्त हो गया था। आज है पंचम उल्लास है। आज आप देखेंगे, आप पंचम उल्लास में आप शुरू से थोड़ा सा देखेंगे, उत्तम काव्य और मध्यम काव्य अधम काव्य बताया गया है। थोड़ा थोड़ा एक एक उदाहरण करके मैंने बताया है और एक एक उदाहरण करके है भी प्रथम उल्लास में, ठीक है। वही की व्याख्या है चतुर्थ उल्लास में आप पढ़े होंगे। आप उत्तम काव्य पढ़े होंगे, ठीक। उत्तम काव्य पढ़े होंगे और ध्वनि निर्णय पढ़े होंगे, उसका नाम होगा। और उसमें आप ध्वनि के विषय में सारी बातें देखे होंगे। ध्वनि के विषय में आप देखे होंगे लक्षणा और अभिधा, दो बातें हुआ था। लक्षणा को कहते हैं अविवक्षित और अभिधा को कहते हैं विवक्षित, ठीक। अब दो भाग हुए थे उसके, दोनों के दो दो भाग हैं। एक है अर्थांतर संक्रमित, दूसरा है अत्यंत तिरस्कृत, ठीक है। अब फिर अभिधा विवक्षित जो थी उसके भी दो भाग हैं। एक है असंलक्ष्य क्रम व्यंग और दूसरा है संलक्ष्य क्रम व्यंग। क्योंकि इसको मैं बताने वाले हैं इसलिए कि क्योंकि पिछला भूल जाते हैं क्या पूरे पाठ का चैप्टर था और क्या उसमें सारांश था। ये सब बातें समझ में नहीं आती है। पूरे संलक्ष्य क्रम को उदाहरण दे दिया, इसका सूत्र दे दिया, तो इसीलिए हम थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। आपको चारों भाग हो गए, इसी चारों भाग के पूरे चतुर्थ उल्लास में ध्वनि का निर्णय के मतलब पूरे चर्चा हुआ है, पूरा उदाहरण सही सूत्र सही सब हुआ है, ठीक है। उसी में रस आ गए हैं, रस कितने हैं, तो रस किस में आ रहे हैं, कौन रस कितना मान रहा है। उसके बाद और आप देखेंगे बहुत से ऐसे बातें हैं जो आप देख लिए होंगे और उसके बाद आप उसको आप मान के लिए उत्तम काव्य पढ़े थे। अब आप जो है मध्यम काव्य पढ़ेंगे। मध्यम काव्य को कहते हैं गुणीभूत काव्य। मध्यम को काव्य को क्या कहते हैं? गुणीभूत काव्य। यह प्रथम उल्लास का भाग 1 है, ठीक है। इधर में मैंने लिख दिया है, हर उल्लास का अलग अलग भाग है, एक ही भाग नहीं है। आप जब भी भाग पढ़िए उल्लास जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो पता लगा कि हाँ ठीक है अभी आपको दिक्कत होगी तो बताइएगा, अगले वीडियो में अगले बार देखेंगे तो फिर देखेंगे। चलिए मध्यम काव्य हम देखे हैं और मध्यम काव्य को कहते हैं हम गुणीभूत व्यंग। उसको उत्तम काव्य को कहते थे, उत्तम काव्य को कहते थे ध्वनि निर्णय कहते थे उत्तम काव्य को। लेकिन मध्यम काव्य को कहते हैं ध्वनि नहीं है, गुणीभूत व्यंग। आप प्रथम उल्लास में पढ़े होंगे उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य, तीनों को उदाहरण भी देखे रहे होंगे। उत्तम काव्य का कैसे उदाहरण रहा होगा, मध्यम काव्य का कैसे उदाहरण रहा होगा, नहीं है तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। और अधम काव्य का कैसे उदाहरण, शब्द चित्र और अर्थ चित्र कहते हैं अधम काव्य को, ठीक है। तो आप देखेंगे मध्यम काव्य को गुणीभूत कैसे उदाहरण था, पूरा सिस्टम वही के अनुसार थोड़ा विस्तारित रूप में, थोड़ा सा कभी कभी कहीं कहीं पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है। सब लोग मतलब हैं, ऐसा नहीं भाई बहन पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे कवि दिए हैं, हम पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो मध्यम काव्य का उदाहरण जैसे आप वहाँ देखे होंगे वैसे सेम टू सेम यहाँ भी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा अश्लीलता माना जाता है। तो आप इसी में आप गुणीभूत उसी टाइप में है, थोड़ा सा आपको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि हमारे कवि हैं भाई, अश्लीलता हम कह दिए तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि भाई कवि हैं तो जो लिखे हैं तो महान हैं ही, ऐसा नहीं है कि कुछ सोच समझ के ही लिखे होंगे। हाँ ठीक है। चलिए मध्यम काव्य हम देखते हैं, गुणीभूत काव्य। अब इसमें क्या बातें हैं, पूरे चैप्टर की बात बता रहा हूँ, निचोड़ बता रहा हूँ हम, आप लोग सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उत्तम मध्यम काव्य अधम काव्य पहले ही बता दिए। जो भी पूछना रहता है उद्धम काव्य मध्यम काव्य अधम काव्य से प्रथम और द्वितीय तृतीय उल्लास तक ज़्यादा पूछे जाते हैं, नहीं थोड़ा सा चतुर्थ उल्लास, नहीं तो आप 7वां 8वां 9वां 10वां, ये थोड़ा सा 9वां 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है, अलंकार है, ठीक है। तो उसी का हम बातें बता रहा हूँ। पूरे चैप्टर में आपको यही गुणीभूत व्यंग के 8 भेद का वर्णन किया गया है इसमें पंचम उल्लास में। और थोड़ा सा अपना अपना सभी लोग
राइटर लोग मत दिए हैं, जितने कविकार हैं, कवित्व हैं, अपना ध्वनिक 51 भेद कोई माना है, शंकर संश्लिष्ट मांगा है, कोई कुछ माना है, तो आप लोग पूरे पंचम उल्लास में देखेंगे। हमारा ये नियम है कि एक तरफ से पूरे उल्लास को हम समाप्त करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि ठीक है, जहाँ आपसे हमसे नहीं बन पाता तो आप बताइएगा, आपको हम उस आइडिया से पढ़ाएंगे जिससे कि आप समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए भाई बहन आप लोग पढ़िए। अब सूत्र संख्या है आपका 66, मतलब 66, सूत्र संख्या आपका 66 है और श्लोक संख्या 45 है। आप पेज संख्या आप देखेंगे 196 है। 196 पंचम उल्लास का पेज है, आचार्य विश्वेश्वर की बुक है। इसीलिए मैंने बुक भी बता देता हूँ, जो मैं बुक से पढ़ाता हूँ, नहीं तो आप लोग ढूंढेंगे, हो सकता है दूसरा कुछ रहे तो अच्छा नहीं रहे। ठीक है, चलिए। अगूढ़म अगूढ़म परस्यांग वाच सिद्ध्यंग एंगम अस्फुटम असंदिग्ध तुल्य प्रधान्य काक्वाक्षी वाक्षिप्त, काकु करेंगे तो यहाँ अक्षिप्त हो जाएगा। ठीक, सुंदरम। ठीक है, इसी टाइप में आपके 8 भेद इसमें क्लियर दिए गए हैं। यही 8 भेद के पूरे चैप्टर में क्लियर हुआ है। अभी हम एक तरफ से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप देखेंगे 8 भेद हैं। अगूढ़म, यहाँ से आप निकालेंगे अगूढ़म हो जाएगा, आ गो ढम, अगूढ़म मीन अगूढ़, पहला भेद हो गया आपका। अब आपको दूसरा परस्यांग, पर मीन दूसरा, इतर, इतर अंग कहते हैं, इतर मीन दूसरा, कहते हैं थोड़ा इतर चले जाओ, परस्य मीन दूसरा, परस्य, परस्य यहाँ अंग करेंगे, परस्य हो जाएगा, परस्य और प्लस अंग कर देंगे, आपका गुण संधि बहुत टाप बन जाएगी। परस गुण संधि कह रहे हैं, दीर्घ संधि हो जाएगी, परस्यांग हो जाएगा। ठीक है, परस्य मीन दूसरा अंग और इतर मीन भी दूसरा होता है। ठीक है, भूत व्यंग है इसीलिए क्योंकि भूत व्यंग जो है अब चलेगा इसमें। ठीक है, वाच सिद्ध का अंग, वाच मीन बाणी, सिद्धेय मीन होता है सिद्ध का अंग। यहाँ आप देखेंगे तीसरा आपका हो जाएगा सिद्धेय अंग, अंग सिद्धा, यहाँ अंग तोड़ेंगे तो अंग अलग आ जाएगा। सिद्धि ई हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ लगा लीजिए क्योंकि यहाँ पर यण आपका हो जाएगा बड़े बढ़िया रंग में। आप वाच्य धन अंग हो जाएगा आपका, तीसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, अब हम चौथा चलेंगे। चौथा हम कैसे तोड़ते हैं, अंगम यहाँ जैसे करेंगे भैया, हलंत मारेंगे जैसे, अंगम, अंगम लिखे ही है, थोड़ा सा इसमें माँ कर दीजिए तो प्लस करेंगे तो यहाँ आ निकलेगा, यहाँ हो जाएगा अब अच्छे से अस्फुटम। ठीक है, हो गया ना, आपका चौथा हो गया। ठीक है, 4 अंग हो गए हैं। अब उसके बाद पांचवा हम यहाँ देखेंगे, पांचवा सगनिग्ध प्राधान्य, सगनिग्ध प्राधान्य यहाँ पांचवा हो जाएगा। हाँ, सगधिन्य, संदिग्ध, सग्न तुल्य प्रधाने, तुल्य प्रधाने यहाँ से आप यहाँ ले लेंगे तो यहाँ आपका छठवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठवा भी हो गया, छठवा भी व्यंग है। और प्रधाने काकू, अब यहाँ तोड़ लीजिए, काकू कर दीजिए, काकू, हाँ तोड़ेंगे तो ऊ हो जाएगा, काकू हो गया। काकू यह देखो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है लेकिन काकू करेंगे। ठीक है, काकू, काकू हाँ भी छोटे ऊ का है तभी तो कर रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे काकू हो गया अविवक्षित, काकू आक्षिप्त होना चाहिए, आक्षिप्त सुंदरम, आक्षिप्त ये सुंदर आपको मिल गया है और सुंदर यहाँ से यहाँ तक लेंगे। का को आपका 7वां हो गया, 8वां ए हो गया। ठीक है, हो गया। आक्षिप्त, आक्षिप्त माने जो छिपे ना हो। हाँ,
अक्षिप्त व्यंग, जो छिपे ना हो, यहाँ से यहाँ तक का को अक्षिप्त कर दीजिएगा, प्लस अक्षिप्त कर दीजिएगा, ठीक है, अक्षिप्त, ठीक है, का को अक्षिप्त हो जाएगा। अक्षिप्त मीन होता है, आक्षिप्त मीन जो ना छिपे हो, क्षिप्त मीन छिपा हुआ, और आक्षिप्त मीन ना छिपा हुआ, ठीक है। बात समझ में आ गई है। अब हमें आशा है आप लोग समझ गए होंगे। आगूढ़म परस्यांग वाच सिद्धिम अंगम अस्फुटम संदिग्ध तुल्य प्रधान्ये काक अक्षिप्तम सुंदरम, ठीक है। इसी प्रकार से आपके 8 भेद हुए गुणीभूत भूत व्यंग के। आप लोग खूब ध्यान से देख लीजिएगा। जो ध्वनि व्यंग था वो आपका चौथा, उसमें आपका उत्तम काव्य के जितने उदाहरण हैं सेट हुए हैं। अब इसमें आप मध्यम काव्य गुणीभूत में आपका मध्यम काव्य का उदाहरण सेट होगा। आगूढ़ व्यंगम, व्यंग अगूढ़ रूप में व्यंग की बातें कहा गया है। और इतर का मीन होता है दूसरा प्रश्न, इतर का दूसरे अंग का बात भूत व्यंग में कहा गया। भूत माने पहले कोई बीत गया होगा उस टाइप व्यंग, जैसे कोई प्रक्रिया बीत जाने के बाद कहा जाता है, चाहे भूत का मतलब चाहे 2 घंटा भूत, चाहे 4 घंटा भूत, चाहे 10 दिन भूत, ये भूत का लक्षण है, ठीक है। अब वाच सिद्धि का अंग आप देखेंगे, वाच मीन वाणी के इसी सिद्ध का अंग किया गया है, ये भी भूत व्यंग है, क्योंकि भूत व्यंग को जो प्रक्रिया हो गई रहती है उसी को हम भूत व्यंग कहते हैं। अस्फुट अर्थात गूढ़ व्यंग, गूढ़ व्यंग, ये व्यंग जो है गूढ़ माने छिपा हुआ रहस्य है, इसको थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसी को गूढ़ व्यंग कहते हैं। अस्फुट जो दिखाई ना दो, अस्फुट हो, फुट ना हो, फुट मीन फुट जाना, फुट मीन सब जान लें, लेकिन अस्फुट जो व्यंग हो उसी को अर्थात गूढ़ व्यंग कहते हैं। गूढ़ व्यंग का मतलब होता है जो छिपा हुआ रहस्य रहता है व्यंग, उस विषय में कहा जाए। जैसे आपकी बातें किसी से आप प्यार मोहब्बत करते हैं तो एक आपका अर्थात गूढ़ व्यंग है, अस्फुट व्यंग है, तो आपका छिपा रहस्य है, ठीक है। वही बातें भी उसमें भी होगी। संदिग्ध प्राधान्य, संदिग्ध माने कोई संदिग्ध अवस्था में रहे, जैसे कोई कार्य होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, टीजीटी क्वालिफाई होंगे कि नहीं, पीजीटी होंगे कि नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के होंगे कि नहीं, एक संदिग्ध अवस्था। लेकिन इसका उदाहरण थोड़ा अलग है, आप अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब तुल्य प्राधान्य, तुल्य मीन समानता, प्राधान्य मीन प्राधान्य, जो प्रधानता है व्यंग का 2 लोगों को तुल्य मीन समान है, ठीक है। 2 लोगों को समानता की बात कहा जाए तो तुल्य व्यंग कहे जाते हैं, ठीक है। काक से आक्षिप्त व्यंग, काक माने होता है टोन, काक यहाँ भी आया है, कहाँ आया है, नहीं यहीं आया है, ठीक। काक मीन टोन, टोन ऐसा होनी चाहिए जिससे कुछ सीधे सीधा अर्थ में तो सही है, कुछ टोन मीन घुमा के अर्थ बोल देते हैं जो आपको व्यंग जैसे, आपको व्यंग जैसे रूप पड़ेगा और आप देखेंगे, ठीक है। व्यंग जैसे रूप पड़ेगा और आप देखेंगे, ठीक है। कुछ गिरा, हाँ, डाली गिरा, अच्छा ठीक, पीछे पेड़ है, आंधी आ रही है, डाली गिर रही है, आप लोग आवाज़ सुने होंगे, ठीक है। चलिए, तो काक मीन होता है, काक मीन टोन, जैसे सीधे सीधे किसी को ना कहा जाए तो आप काक मीन थोड़ा टेढ़ा सा कहा जाए। थोड़ा सा हम पिछला उदाहरण देखते हैं अगर आप लोग सुनना चाहेंगे। जैसे आप लोग को बता दें, जैसे पहले पहले अम्मा लोग खाना बनाती थी घर में, तो उतना रसोई की व्यवस्था नहीं होती थी, एक छप्पर ऊपर गांव में रहता था तो उसी के नीचे ही होता, खाना बनाओ नहीं तो गंदा हो जाएगा। तो अम्मा खाना बनाती थी तो, और जैसे पूड़ी उड़ी बना रहे तो महक आया तो कुत्ते आके बैठे हैं आराम से, जा करके नगदीज जाके बैठना चाहता है तो देखता है कि कुछ मिल जाए, ठीक है, वो भी हमारे ही भरोसे रहते हैं। लेकिन अम्मा कहती आवा आवा तोहरन बदे बनवत ही, ठीक है, ऐसे जैसे कहती हैं टोन में कहती हैं, वो तो बुला रहे हैं कि आवा आवा बैठो,
आपके ही लिए बना रही हूँ, लेकिन कुत्ते भी समझ में आ जाता है वह टोन कि ये हमको रोकना चाह रही हैं। तुरंत जब जैसे बैठा रहेगा, तुरंत आवा आवा जैसे कहेंगे बैठा तो हरिन बदे बनावत ही, वैसे बैक गियर लगाएगा और थोड़ा सा पीछे हो करके और अन्य जगह जाएगा, नहीं तो बैक गियर लगा लेता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे, नहीं तो पूछ लेना अपने मम्मी पापा से, ठीक है। तो वही बात यहाँ काग टोन में कहते हैं कि हाँ, अब यहाँ के थोड़ा सा नायक नायिका के हिसाब से थोड़ा टोन बोला जाएगा। आप लोग देखें, अक्षिप्त मीन ये भी अक्षिप्त है, छिपा हुआ रहस्य रहता है। व्यंग व्यंग तो कहा जा रहा है लेकिन अक्षिप्त है और काग टोन से भरा हुआ है, जान लीजिए। असुंदर, असुंदर व्यंग है। व्यंग का मतलब होता है, व्यंग तो ये भी है लेकिन थोड़ा सा असुंदर है। असुंदर का मतलब सुंदर नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे। चलिए अब हम पहले चलते हैं, उसके बाद देखेंगे। पहला उदाहरण आप लोग देखेंगे अगूढ़ व्यंग का प्रथम उदाहरण, ठीक है। इसको हम चाहे ऐसे पढ़ दें और चाहे आप तो कहें लिख दें, क्योंकि यह जो है अगूढ़ व्यंग जो है 3 उदाहरण दिए गए हैं अगूढ़ व्यंग का, ठीक है। 3 उदाहरण है, 3 उदाहरण आप ऐसे देख लीजिएगा अगूढ़ व्यंग, ठीक है। पहले हम अगूढ़ व्यंग का उदाहरण बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए इसी का हम बोलेंगे और इसके 3 उदाहरण है, 3 उदाहरण, ठीक है। चलिए पहला उदाहरण हम बोल रहे हैं, देखिएगा कि कैसे है। यह जो है पहला उदाहरण आप देखेंगे पेज नंबर 197 पर देखेंगे आप। सूत्र नहीं है, उदाहरण में आप नंबर देखेंगे तो 113 नंबर दिया गया है। एक का का मतलब होता है पहला और खा का मतलब दूसरा और गा का मतलब तीसरा, ठीक है। तो कहने का मतलब है यस्याह सुहृदकृत तिरस्कृत रेत्यम तप्तः सूची व्यग्ध व्यतब्दति करेण युनक्ति करुणो कांची गुण ग्रहण भाजन भेष सो अब अस्मि जीवनन संप्रति भवामि किम वहामि। तो आप लोग इसको देखेंगे, कह रहा है अगूढ़ व्यंग का प्रथम उदाहरण। शत्रुओं को द्वारा जीती गई पांडु तिरस्कृत निंदा कानों में आकर के गर्म हुई और कुछ सुइयों के कानों में चुभती हुई आज यह बृहन लाख रूप करधनी गोदने का काम कर रहा हूँ। मैं तो इस समय जीवित रहते हुए भी मृत मीन मृत कल्प हूँ। कहने का मतलब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। शत्रुओं के मुख से पांडव की निंदा सुनता हूँ और मैं तो पर एक वर्ष तो अज्ञातवास काटना ही है, इसलिए आप यह सब सुनकर भी कुछ नहीं कर पाता हूँ। कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है? शत्रुओं को। 5 पांडवों वन में रहे और 12 साल तक रहे और एक वर्ष जन अज्ञातवास रहे। दुर्योधन ने जब छल से उन्होंने अपना जीत लिया, मतलब छल द्वारा उनको कहा गया कि आप जो ये खेलिए, खेलने ही वाले नहीं थे लेकिन उन्होंने कहा, खेलने लगे और इधर उधर करके आप जो है दुर्योधन जीत लिए। तब उन्होंने बात पहले ही हो गई कि भैया 12 वर्ष जो है आप वनवास काटेंगे, 1 वर्ष अज्ञातवास। अज्ञात मतलब बोलबे जिनके रहे हमन कुछ लड़ाई झगड़ा चाहे हम जवन कई डारी, ठीक। तब उसके बाद भी नहीं देते, जान लीजिए 12 वर्ष और 1 वर्ष तो 13 वर्ष, आप जान लीजिए 13 वर्ष के बाद भी नहीं देते। लेकिन तब जाकर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने उनको समझाया कि आप जो है ऐसा न करिए, आपके भले है। कहन किसको मारे हम, ये हमारे दादा के लड़के हैं, ये हमारे बड़े बाबू के लड़के हैं, ये हमारे परिवार हैं, ये हमारे चाचा हैं, दादा हैं, किसको मारे। तब बाद में उन्होंने कहने लगा कि नहीं, मतलब श्री कृष्ण भगवान ने उनको समझाया। वही समझाने में ही 18 अध्याय चला गया है और 700 श्लोक। 700 श्लोक तो उन्हीं का नहीं है श्री कृष्ण भगवान का, लेकिन ये है कि
63 श्लोक है। ठीक है, तो अब जो भी है उसको देखेंगे। तो उन्होंने समझाया, तो जब पूरी बात समझ में आ गई तो कहन बताइए, अब कहन आप या तो मरोगे तब भी आपकी निंदा होगी, जीते रहोगे तब भी निंदा होगी। अगर आप युद्ध में मारे जाओगे तब भी आपका संसार जानेगा, आपका नाम होगा। अगर जीत जाओगे तब भी नाम होगा। आपको एक काम करना है, तब लड़ाई युद्ध होता है। तो वही की बात, अज्ञातवास की बात हो रही है कि हम क्या करें। अब बताइए, 1 वर्ष हमको बोलना ही नहीं है, अब उसमें एक अपनी क्या करें, करधनी गूंज रहे हैं अर्जुन जी। अपना करधनी मतलब जो करधन में यहाँ ही पहना जाता है कमर में, और उसकी पांडव पुत्र की जो है अपना जो है तिरस्कृत निंदा अपने कानों से गर्म से सुन रहे हैं। वही बातें यहाँ पर हो रही है। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। ठीक है, उन्नतीन्द्र कोनद दरेणुपिश अंगिता गंगा और गायंत मंजू मधुपा गृहन दीर्घ काशु एकक्ष कास्ति चा रनेर्न रनेर्वन बंधुजीव पुष्पश छदाभ्य मुँह उदया चल चुंबि बिंब। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे। यह जो है दूसरा उदाहरण है आपके जो है गुणीभूत व्यंग का दूसरा उदाहरण मध्यम काव्य का है। यह जीवन यह निंदित रूप है। कैसे है? निंदित रूप है और अर्थांतर संक्रमण के अत्यंत गुणीभूत होने के उदाहरण जीवन। ठीक, अगुण व्यंग का दूसरा उदाहरण है खिले हुए लाल कमल। कह रहा है खिले हुए लाल कमल पराग पीले अंग वाले घर की बावड़ियों में मधुर स्वरों में गा रहे हैं, और गुड़हल और दुपहिया के फूल जो है अत्यंत रक्त वर्ण और उदयांचल स्पर्श करने वाला सूर्य का बिंब शोभित हो रहा है। सूर्य से संबंधित है, इधर पराग के पीले पीले फूल खिले हुए हैं और उधर सूर्य का जो है प्रकाश आ रहा है। वही बात बता रहे हैं, अत्यंत इसमें जो है सूर्य का बिंब शोभित हो रहा है। इसमें भी अगूढ़ व्यंग जो है अगूढ़ व्यंग छिपा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से आप तीसरा उदाहरण देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो एक एक करके हम खुद आराम समझा देते। ठीक है, इसीलिए आपको हम चाह रहे हैं थोड़ा सा जानकारी हो जाए बस, नहीं तो इस समझ में ही नहीं आता है कि क्या कैसे है कैसे नहीं है। अब आप तीसरा उदाहरण देखेंगे। आप हे सीते नागपाश में हम दोनों भाइयों बंधे हैं, और युद्ध भूमि पर दूसरे स्थल पर तुम्हारे देवर लक्ष्मण वक्षस्थल शक्ति के लगने पर हनुमत चालकों लाए गए हैं, और यहाँ लक्ष्मण विघ्न दिव्य बाणों से मेघनाथ को दूसरे यम लोक पहुँचाया है, और यह मृगाक्ष और यहाँ युद्ध भूमि पर किसी ने राक्षसपति रावण के कंठ को काटा था। ठीक है, इसी प्रकार से आप तीसरा उदाहरण है देख लीजिएगा। अब आप देखेंगे कि दूसरा है इतर का अंग भूत व्यंग अंग। भूत माने भूत, पहले का मतलब कोई कार्य हुआ रहा होगा उसी पे व्यंग हो रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे पेज नंबर 199 पर आप देखेंगे अपरांग रूप गुणीभूत व्यंग के 8 उदाहरण हैं। अब समझ लीजिए 8 उदाहरण है। एक उदाहरण होता तो लिख पढ़कर इधर उधर कर दिया जाता, लेकिन 8 उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा आप जानते रहिए कि कौन उदाहरण है। इसमें आप जान लीजिए 8 उदाहरण हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिएगा उदाहरणों को। ये उदाहरण नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप जानते रहिएगा। यही पूछ सकते हैं इतना, अगर कभी पूछेंगे कितने भेद हैं गुणीभूत व्यंग के, कितने भेद हैं, या 2-3 भेद दे देंगे, एक तीसरा अलग से कोई भेद दे देंगे तो बताएंगे कौन से भेद है। ठीक है, तो आपको जानना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए आपको इतर का अंग का भूत व्यंग जो है गुणीभूत व्यंग जो है उसके उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आप देखेंगे
अयम सारस्नोत कर्षि पीन अस्तनुम विमर्दनः नाभ्योरो जगन अश्पर्षि निविवृषण करह। करह मीन हाथ से होता है। मेरी रसना करधनी खींचने वाला, पीन स्तनों का मर्दन करने वाला, नाभि उर तथा नयन जघन का स्थल का स्पर्श करने वाला, निवि नारे खोड़ने वाला मेरे पति का अत्यंत हाथ है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। पहला उदाहरण समाप्त होता है। चलिए दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। इसी प्रकार से दूसरा भी उदाहरण है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये दूसरा उदाहरण आपके सामने है। कैलाश लाए, कैलाश आए यम भाल लोचन रुचा निवृत्त तालकता व्यक्तिपादन यद्युद्दी गिरिह भुवः सहवा सदा त्रायताम अस्पर्धाबंधम समृद्धेयो सुदृढ़म रूढ़ा यया नेत्रयो। ठीक है, अब इसमें आप लोग देख लीजिएगा। 17वां का उदाहरण है, 117 है। इसमें आप कैलाश शिव जी के कांति की शोभा बता रही है। और इसके बाद इसी प्रकार से आप तीसरा देख लीजिएगा, चौथा देख लीजिएगा। अब चौथा है 118 उदाहरण नंबर है आपका, तीसरा है। और चौथा आपका 119 है। और पंचम आपका जो है 120 उदाहरण नंबर है। ठीक है, और षष्ठ उदाहरण जो है, छठवां उदाहरण आपका 121 उदाहरण संख्या है। आप लोग लिखते रहिए। अब सप्तम उदाहरण जो है आपका 122 होगा और अष्टम उदाहरण 123 होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आपका इसमें इतना आपका हो गया है। अब आप जो है दूसरा हम चलेंगे। तीसरा वाच सिद्धि का अंगभूत व्यंग। वाच सिद्धि के अंगभूत के भी आपके 2 उदाहरण है। ठीक है, कौन है? 2 हैं, 2 उदाहरण है इसके। ठीक है, 2 उदाहरण है। पहला आप देखेंगे 126 पेज नंबर पर आप देखेंगे, भ्रमिम रिह अतीम अलसा हृदयताम प्रलयम मूर्छातम शरीर सादम मरणक्च जलद भुंग गंजम प्रहिषा कुरुते विषम वियोगिनी नाम। आम राम शाम वचन है, वियोगिनी नाम है। वियोगिनी नाम, नाम का मतलब वियोगिनी लोग, जितने वियोगिनी लोग हैं क्या है देखो। 126 है। मेघ रूप सर्फ के उत्पन्न से विश्व का शब्द का अर्थ है जल। यहाँ पर हलाहल विश्व भी वियोगिनियों के बलपूर्वक जबरदस्ती चक्र व चैनी उदासता और असहृदयता और ज्ञान और चेष्टा का अथवा मूर्छा, अंधापन, शरीर दुर्बलता, मरण को उत्पन्न होता है। ठीक है, 126 नंबर का पहला उदाहरण हो गया। दूसरा 127 नंबर पर आप देखेंगे, ए भी है। ये तो बहुत जो है गच्छामि उच्युत दर्शनेन भवतः किम तृप्तरुत्पद्यते किंतेवं विजनस्या योर हत जनः असंभाव्यस्त यंत यथा इत धन आमंत्रण कर दीजिए। आमंत्रण भंग सूचित विथा वास्थान खेद अलसाम कर दीजिएगा।
आश्लिष्ट आश्लिष्ट शिल्ष्ल और पुलकित हुआ मन, पुलकित और रोमांचित जिसको कहते हैं, रोमांचित और अनुगोप्ति हरि पात हुआ। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे थोड़ा सा अर्थ है, अहे आच्युत सम्भोग द्वारा स्खलित होकर तृप्त करने वाला, हे कृष्ण आपके दर्शन मात्र से सम्भोग की छाया तृप्ति होती है और उल्टे एकांत में बैठ करके स्खलित दोनों के जो है दुष्ट पुरुष को कुछ इस प्रकार के हमारे सम्भोग आदि प्रियो कल्पना करने वाले और यहाँ मिला कुछ नहीं और इसलिए मैं जाती हूँ। इसलिए आच्युत जो है स्खलित ना होने वाला और संबंध और सैतली और इच्छापूर्ण निराश और कृष्ण के पास यहाँ बैठने के खेद में अलसाई हुई और गोपी का आलिंगन और रोमांचक शरीर वाले तुम्हारे रक्षा करें। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, दोनों उदाहरण हो गए हैं। अस्फुट अर्थात गुण व्यंजन। अब चलेंगे हम, अस्फुट चौथा है, अस्फुट और गुण व्यंजन। ये भी गुण व्यंजन है, ये भी भूत व्यंग था, वाच्य था, व्यंग था। ठीक, आदृष्टे दर्शनोत्कंठा दृष्टे विक्षेद भीरुता नादृष्टेन भवता लभते सुखम। ठीक, इसको आप देखिएगा, इसमें आपको कई उदाहरण है भैया। भेद के चौथे भेद का उदाहरण है अष्टम है, दर्शन ना होने पर दर्शन की उत्कंठा रहती है और दर्शन हो जाने पर वियोग का भय रहता है, इसलिए आपका दर्शन ना होने और होने दोनों अवस्थाओं में सुख नहीं मिलता है। कौन कह रहा है? गोपियाँ करें, श्री कृष्ण भगवान से कर रही होंगी। ठीक है, कहने का मतलब दर्शन हो गया, दर्शन होने की उत्कंठा रहती है, दर्शन ना होने पर दर्शन की उत्कंठा रहती है। अगर दर्शन हो गया तो क्या होता है? वियोग होने लगता है, अरे यार क्या बताएं, अब कब मिलेंगे, ये है, तमाम बातें होती है। ठीक है, तो दोनों में आपका वियोग है, सुख कोई प्रकार का नहीं है, कहने का मतलब इसी को कहते हैं अस्फुट अर्थात गुण व्यंग। ठीक है, और आप इसको समझना चाहेंगे तो आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा। आप संदिग्ध प्रधान ने जो है, आप पांचवा उदाहरण देखेंगे, इसमें आप एक उदाहरण मात्र लिखिएगा। ठीक है, जब और बढ़ेगा तो बताएंगे। ठीक है, चलिए, संदिग्ध प्रात मात्र उदाहरण है, चंद्रमा के उदय होने पर हंस तो किंचित परिवृत धैर्य चंद्रोद्रव आरंभ्य इम्बाबुराशि उमा मुखे बिंब फलाधरोष्ठे व्यापारयामाशः विलोचनानि। ठीक, 129 उदाहरण है। चंद्रमा के उदयाचल में आराम से उद्वेलित हो उठने से समान अधीर हो जाने पर शिवजी बिंब फल की समान रक्त अधरोष्ट हो गया, अधर धन उष्ट हो गया। अधर मीन ओठ, अधर मीन अधरोष्ट, अधर मीन होता है अधर, ओष्ट मीन हो अधर ओष्ट, अधरोष्ट के समान, बिंब के समान अधरोष्ट युक्त पार्वती के जो है अपनी तीनों आंखें गड़ा दी हैं। ठीक है, 129 नंबर हो गया है। यहाँ पार्वती शिव का मुख का चुंबन करना चाहते हैं, यहाँ व्यंग प्रधान है, व्यंग प्रधान है, लेकिन लिखा नहीं गया है। प्रधान तो है, संदिग्ध है, संदिग्ध अवस्था है, मतलब क्या करे क्या ना करे, एक संदिग्धता होती है। तो यह लेकिन बता रहे हैं गुण व्यंग है, गुण मतलब व्यंग प्रधान है वही पार्वती का, और वाच्य के नेत्रों में अर्थात देखना प्रधान है, और यहाँ संदेहास्पद है, और इसलिए संदिग्ध प्रधान्य व्यंग का उदाहरण है। सिर्फ देखना के ही उदाहरण, लेकिन और कुछ सोच लिए उसमें। ठीक है, आप छठवां देखिएगा, इसमें भी एक उदाहरण मान के चलिए। ठीक है, आप छठवां चलेंगे, तुल्य प्रधान्य व्यंग। तुल्य प्रधान व्यंग क्या है? तुल्य प्रधान व्यंग गुणीभूत व्यंग, ये भी है गुणीभूत व्यंग का। आप देखेंगे 130 आप देखिएगा, ब्राह्मणातिक्रमत्व त्यागो भवतामेव भूयते
जमदग्ने अयस्तथा मित्रमन्न यथा दुर्मन्नायते। ठीक है, ब्राह्मण का अपमान करने वाला स्वभाव अथवा क्रिया त्याग परित्याग अर्थात करना कल्याण कारक है, और ऐसा करने से जन्मांध में जाने रहे परशुराम तुम्हारे मित्र बने रहेंगे, अथवा वह परशुराम तुमसे नाराज हो जाएंगे। जन्मांध में जन्म के अंत तक जन्मांध कहते हैं। जन्म नहीं जन्म हुए अंधा हो जाए, ऐसे नहीं, जन्म के अंत तक परशुराम आपके पास आपको गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। ठीक है, आपका यह उदाहरण है। ठीक है, 31 नंबर है। और आप देखेंगे 7वां उदाहरण क्वादिक्षिप्त व्यंग का उदाहरण। व्यंग का उदाहरण यहां भी एक। ठीक है, व्यंग बोला गया है काकुमिन टोन में। देखिए क्या है। 131 में देखेंगे काक्वादिक्षिप्त या था काकु अक्षिप्त। काकु माने टोन, अक्षिप्त माने छिपा हुआ है, क्षिप्त। मथनामि कौरो शतम समरे ना कोपाद दुःशासनस् रुधिम ना पिबाम्बयूरस्त संचूर्णयामि गधया ना सूर्योधन था धनो रु गुण संधि हो गया। सूर्योधनो रु है, धनो रु कर दिए हैं। ठीक है, संधि करोत भवताम नृपत प्रणेन। ठीक है, यह आपका उदाहरण आपका है। इसमें जो है कह रहे हैं आपका और मेरा नहीं, राजा किसी शर्त पर कौरवों के साथ संधि कर ले तो क्या मैं क्रोध से युद्ध में समस्त कौरवों का नाश नहीं करूंगा। अर्थात मैं प्रतिज्ञा के अनुसार कहता हूँ दुःशासन की छाती से रक्तपान न करूंगा। अर्थात प्रतिज्ञा के अनुसार मैं कह रहा हूँ गदा से दुर्योधन की जांघें नहीं तोड़ूंगा। अर्थात युधिष्ठिर भले ही संधि न कर ले, मैं तो कौरवों का नाश अवश्य करूंगा। ठीक है, काक में कह रहा हूं क्या क्या नहीं करूंगा, वही करेंगे। कुल मिला के यही जानिएगा। ठीक है, चलिए आप सुंदर आप व्यंग देखिए। सुंदर क्या है। 8वां है बाणी कुरंग गुड्डी शहू। अरे ये दूसरे भाषा में है क्या। ऊपर वाला दूसरे भाषा में है क्या, नहीं ऊपर। बाणी ही कुरंग गुड्ढी सौड़ उड़ी कोलाहलम सुड़तीय और घरम कंब वाडव डाए बहुये सी अंत अंगाई। बानी है कुंजो अंगीन और शकुनो कोलाहलम सुड़यंत्या। ठीक है, इसी टाइप में है उदाहरण भैया। इसमें आप देख लीजिएगा 132 का उदाहरण है। आप कह रहे हैं वेत बानीर लताओं में कुंज उड़ते हुए उजड़े हुए पक्षियों को कोलाहल को सुन करके घर में हुई बधू अंग शिथिल हो रहे हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपका ये 8वां क्रम समाप्त होता है। और आप देखेंगे अब अगला आप देखेंगे थोड़ा सा ले चलते हैं। ठीक है, और अगले की तरफ हम ले चलेंगे। 2 दर्शन लगता है आगे आ जाएगा सप्तम में, और इसके बाद पंचम उल्लास में हमको लगता है 2 भाग बनेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला सूत्र देखेंगे। अगला सूत्र आपका है गुणीभूत व्यंग काव्य का सूत्र नंबर 67। अब पेज नंबर आप देख लीजिए 210। ठीक है,
येषां भेदा यथा योग्य, येषां भेदा यथा योग्यम वेदितव्याश्च पूर्वतः। ये कह रहे हैं येषां माने यही सब भेद, जितने भेद हैं यही सब भेद गुणीभूत व्यंग के मुख्य भेदों के अवान्तर भेद यथा संभव पहले ही कहे गए हैं, ध्वनि के समान समझ लेने चाहिए। येषां भेदा, ये सब भेद गुणीभूत के यथा योग उचित रूप से वेदितव्यम मीन वेदितव्यम मीन पहले ही वेदितव्यत वेदित वेद में जैसे कहा गया है, पूर्वत मीन बहुत पहले वेदों के द्वारा कहा गया है, वहीं से लिया गया है, तो वहीं वेदों से ही ये लोग यहाँ पर गुणीभूत व्यंग के अवंतर भेद है, अवंतर में अवधन अंतर, हाँ ठीक, भेदों के जो अवंतर है, अंदर भेद है, वही सब पूर्वत लिए गए हैं, कोई इसमें नई बात नहीं, इसी की ध्वनि की समान समझ लेने चाहिए। अब आप समझ लीजिए, इसमें कहा है कि उत्तम काव्य की 51 भेद, मध्यम काव्य की 51 भेद और अधम काव्य के 9 भेद, ठीक है। 9 भेद अभी मैंने बताया, लगभग 8 भेद तो नहीं बताया, लेकिन ये है कि उदाहरण बताया 8 प्रकार के, जान लीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहे हैं पेज नंबर आप इसमें देखेंगे तो तीनों के 3 भेद हैं, सब उत्तम काव्य दिखलाए गए हैं। उसी प्रकार से गुणीभूत मध्यम व्यंग के 51 भेद होने चाहिए, ठीक है। होने चाहिए मतलब होने चाहिए, अभी हुआ नहीं है, और 51 इसके भी होने चाहिए कह रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं है, ठीक है। ये इसको जो है आप इसमें माइनस कर दिए हैं, तो कुल मिला करके कितना बचा है, 42 भेद बचा है, ठीक है। 42 भेद गुणीभूत व्यंग के काव्य के जो है रह जाते हैं। इसको आप फिर माइनस करेंगे, ध्वन्यालोक के हिसाब से चलेंगे पेज नंबर 212 में, तो उसमें से 9 भेद गुणीभूत के संभव नहीं है, कह रहे हैं ये 9 भेद जो हुआ है, ठीक। इसलिए गुणीभूत व्यंग के जो भेद हैं 51 से 9 घटा दिए, आमंतर भेद 42 होते हैं। आमंतर भेद क्या है, आमंतर भेद, आमंतर भेद जो है ये सब 42 हैं, ये है अवंतर भेद, ठीक है। कहने का मतलब यही 9 घटा दिए हैं तो अवंतर भेद आपका गुणीभूत आ गया है 42। अवंतर का मतलब होता है इससे इसमें अंतर, 42 से अंतर है, 9 भेद तो इसका माने ही है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद कहाँ गया, अवंतर भेद होते हैं और 8 भेदों का अवंतर भेदों का विस्तार जो है 42 से 8 में गुणा कर देंगे, 8 भेदों का अवंतर व्यापार है तो 336 भेद हो जाएगा, कहने का मतलब है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको जब वस्तु मात्र से अलंकारों का अभिव्यक्ति होती है, तब अलंकारों की निश्चित रूप से और ध्वन्यगता और ध्वनि व्यवहार प्रयोज्यता होती है, क्योंकि काव्य में अलंकार समावेश के कारण जो है अलंकार व्यंग, पहले अलंकार व्यंग वाले उदाहरणों में काव्य जो है व्यवहार अलंकार के आश्रित होते हैं, अर्थात वस्तु से अलंकार व्यंग गुणीभूत नहीं है और ध्वनि काव्य भी माना जाता है। और आनंद वर्धनाचार्य जी कहे हैं, प्रतिपादक शैली के अनुसार उन्होंने अलंकार के व्यंग के रूप में गुणीभूत व्यंग नहीं होता है। तो सबका कवियों का अलग अलग मत है, और जितने कवियों का ये मत है, जैसे ध्वनि काव्य की 51 भेद है, ध्वनि काव्य, यही ध्वनि काव्य कहते हैं इसके पहले, हाँ। और गुणीभूत व्यंग कितने भेद हैं, गुणीभूत व्यंग के 42 भेद हैं, इसी को कहते हैं गुणीभूत व्यंग को, ठीक है। और उसके बाद जो है आप शंकर संशिष्ट और शंकर के हिसाब से देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे सुधा सागर मूल के अनुसार सुधा सागर का मत देखेंगे, और 42 भेदों का गुण संक्रिया देखेंगे। इसी टाइप में ये सब हल्का हल्का है, थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे, जिसे आप भी ना उबे वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको हम कल इसको समाप्त कर देंगे, जो मुख्य रहेगा वही बता देंगे, और बाकी बहुत टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको देख लिए होंगे, जान लिए होंगे, याद कर लेंगे, लिखते चलिए, शॉर्टकट नोट्स है, जान लीजिए आप, वही आप इतना पढ़िए, बहुत ज़्यादा आप मत जाइए इधर उधर, ठीक है। चलिए
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, जो अच्छी न समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। ठीक है, नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, धन्यवाद।